एक साल दिसंबर महीने से जनवरी तक जेल भरो अभियान का कार्यक्रम चलता रहा। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और सरकार झुक करके एक एक्ट बनाया, एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट 1983 एक्ट बना दिया। लागू नहीं कर रही थी उस बात को, तो फिर जेल जाना पड़ा। तो रूल बनाया 1984, रूल बना दिया, इंप्लीमेंट नहीं किया, फिर जेल जाना पड़ा। तब उसने इंप्लीमेंट किया, उसको 1986 में जेल जाना पड़ा, तो 85 में इंप्लीमेंट किया, जिसके चलते बिहार के वकीलों को 5 से 7 लाख रुपया मरणोपरांत और मेडिकल एड और रिटायरमेंट बेनिफिट में 3 से 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि उस आंदोलन में हमारे लोग जो बड़े वकील हुआ करते थे, आदिश साहब के स्टेज के जो वकील मिलते थे उस समय, वो कहते थे हम लोगों को कि वकीलों की प्रतिष्ठा कोई मिट्टी में मिलाना चाहता है सब, सरकार क्यों देगी, सरकार से क्यों मांगेंगे हम, ये हम भिखारी हैं, हम तो क्या है क्या है क्या है। मैं अपनी छोटी ज़बान से कहता था कि भाई जी वेलफेयर स्टेट है ये ना, और पहले ब्यूरोक्रेट फैमिली के ही लोग आते थे नहीं पेशे में, जिनके दादा पिता परिवार का कोई ना कोई उसमें पहले से रहा हो, या नहीं भी रहा तो जमींदार परिवार के लोग रहे हों, जिन्हें चिंता नहीं होती थी पेशे में आने के बाद कि कल के बाद हमारा कैसे चलेगा जीवन, वैसे लोग आते थे। आज परिस्थिति बदली, समय बदला, आम परिवार के लोग आ रहे हैं इसमें, और जब आम परिवार के लोग आ रहे हैं तो आने के बाद से जो उनकी स्थिति होती है उस पर समाज ध्यान नहीं देगा, सरकार ध्यान नहीं देगी और परिवार भी ध्यान नहीं देता है। भाई जी माफ कीजिएगा, वकील यदि आप हो गए और 2 भाई घर में हैं, 4 भाई घर में हैं, तो 3 भाई समझता है कि वकील का मतलब नोट छापता है ही। अब सबको अग्रवाल साहब समझ रहा है, वो सबको वो कपिल साहब समझ रहा है वो। अरे कुछ लोग हमारे बीच में हैं कि सचमुच नोट छापते नहीं हैं, नोटी पर चलते भी हैं, नोटी पर सोते भी हैं, वही खाते भी हैं, वही पीते भी हैं, लेकिन 80 से 90% वकील जो है वो पॉवर्टी के नीचे है, वो परेशानी में है। तो हमें बहुसंख्यक पर ध्यान देना होगा ना, कि ये 5% या 2% पर ध्यान देना होगा हमको, उन्हीं के नाम से हमारा काम चल जाएगा। तो हमें ये ध्यान देने के लिए हमने कहा कि भाई वेलफेयर स्टेट है, इसलिए जब हमारा गार्जियन छोड़ रहा है, सीनियर्स भी छोड़ रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, और सरकार ने जब दे दिया तो जो लोग विरोध करते थे वही लेने में अगली कतार में खड़े हो गए। इसलिए एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि संघर्ष में ताकत है। बिहार के वकील ने युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के बैनर्स पर लड़ करके इतना कर दिया है, तो अभी भारत के लेवल पर समस्त वकीलों के लिए संस्था बनी हुई है। और अब हम आज गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हालांकि पहली बैठक हमारी इस कॉन्फ्रेंस के रूप में देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जैसे जगह पर इतने बड़े बड़े विद्वज्जनों के साथ हम इस पर बहस कर रहे हैं, ये दिल्ली के लिए पहला मौका हमारे लिए है। लेकिन दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है, इसलिए यहाँ से जो कुछ भी बात छड़ के निकलेगी ये पूरे देश में बात जाएगी और इसका रूप बदलेगा। इन्हीं तमाम चंद बातों के साथ समय यदि बेसी लग गया हो आपका क्षमा करेंगे। आपके बीच आने के बाद से जी नहीं भरता है, 81 साल की उम्र में हैं, रेडी फॉर डिपार्चर हैं भाई जी। ये गॉड का ग्रेस है कि आज भी स्वस्थ हैं, अन्यथा खटिया पकड़ने के सिवाय उपाय 81 साल में नहीं है। तो आप सबकी दुआ है। लोग कहते हैं आप संगठन इतना चलाते हो, मिलता क्या है? हमने बेईमान, तुमको पता ही नहीं कि मुझे क्या मिलता है, मुझे तो जीवन मिलता है। मेरे घर के लोग कहते हैं जब मेरी तबीयत खराब होती है तो कि कोई मिट्टी रखवा दीजिए कि तबीयत ठीक हो जाएगी, मिट्टी रखवा दीजिए तबीयत ठीक हो जाएगी। क्या मतलब? यदि सच्चाई है कि आपके बीच में रहने से, आपकी समस्याओं के बारे में लड़ने से, चिंतन करने से यदि मेरी आयु बढ़ रही है भाई जी, हम 81 वर्ष में स्वस्थ हैं, तो आप नहीं रह सकते हैं। इसलिए इशारा करना चाह रहा हूं केवल यही कि हिंदुस्तान की आबादी 47 में 36 करोड़ थी, लेकिन 1 करोड़ लोग भी लड़ नहीं रहे थे, चाटुकारी कर रहे थे।
लड़ने वाले लाखों में थे, करोड़ों में नहीं थे। आजादी तो मिली, परेशानी हुई, कुछ माताओं के सुहाग गए, कुछ लाल गए, कुछ बहनों के भाई गए, बरसों लगा, लेकिन हुआ तो जो लड़ाई आप लड़ने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं, ये हम भाषण देंगे आज और आप सुन लेंगे और कह दे कल खत्म नहीं हो जाएगा। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन लंबी लड़ाई के लिए हमें कार्यक्रम बनाना होगा। लंबी लड़ाई के लिए हमको युवा अधिवक्ताओं को जाहिर से प्रोत्साहित करना होगा, जोड़ना होगा और कहना होगा भाई जी अपने पूर्वज का गाना गा करके केवल जिंदा रहने का प्रयास मत करो कि हमारे पूर्वज ने ये किया था, वो किया था, वो किया था। अरे तुम क्या कर रहे हो? केवल हैंड टू माउथ चले गए, इसको प्रोफेशन बना दिया और व्यक्तिगत प्रोफेशन बनाकर इसको केवल व्यवसाय बना लिया। केवल व्यवसाय भाई जी नहीं है। यदि देश के हम नागरिक हैं और प्रबुद्ध नागरिक हैं और स्वतंत्र भारत के संविधान के हम रक्षक भी हैं, हम व्याख्याता भी हैं, हम जनतंत्र की रीढ़ भी हैं। अब हमको लड़ने, कितनाऊ कोई पढ़ जाए उसके नाम के पहले लर्नर नहीं लिखा जाता है। हम जितना भी कम पढ़े बेवकूफ़ भी हों, तभी वो वकील के नाम के पहले लर्नर तो लिखा ही जाएगा ना भाई जी। ये विशेषता तो मिली है ना कम से। तो इस लर्नर लिखाने का कुछ दिखाना होगा ना कि कैसे लर्नर हम हैं। तो ये हम दिखाना छोड़ दिए, क्यों? कर्तव्य को भूल गए। अधिकार हम पाना चाहते हैं कि अधिकार कर्तव्य दोनों को मिलाकर जब चलेंगे तो गाड़ी ठीक ठाक चलेगी, अन्यथा गाड़ी को तो डैमेज होना ही है, एक्सीडेंट करना ही है। मैं इस क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों का, लेकिन जो कुछ मैंने कहा है उससे जो ठीक लगे उसे आप स्वीकार करेंगे और जो गलत लगे, बूढ़े का दिमाग नरम हो जाता है। बच्चे कहते हैं आजकल कि अरे 60 के हो गए ना, अभी इनकी स्थिति यही हो गई है। यानी कहने का मतलब ये बेकार हो गई। वो समझते हैं कि हमारे अनुभव का फायदा नहीं ले रहा है, इसके कोष्ठ हमको है, और वो समझ रहा है कि हमारे जवानी के जोश का फायदा ही नहीं उठा रहे हैं, तो इनका दोष है। दोनों में कम्युनिकेशन गैप हो गया है, इसीलिए बाप बेटे में पड़ताज नहीं है। मैं चाहता हूं कि व्यक्तिगत बातों को छोड़ करके हम बुजुर्गों का जोश, बुजुर्गों का होश और नौजवान वकीलों का जोश, दोनों को यदि मिला दिया कहीं, ये बुजुर्गों का होश और नौजुवकों का जोश, ये जोश और होश को कहीं दोस्ती करा दिया, कोई भी सरकार हो, आप विजय आपके हाथ में है। धन्यवाद। हम आभार व्यक्त करते हैं हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के महाधिवेशन के माननीय अध्यक्ष आदरणीय सम्माननीय माननीय धर्मनाथ प्रसाद यादव जी का। इन्होंने कहा कि 80-81 वर्ष के हैं और इसके बावजूद भी हमें इतनी ऊर्जा है और मैं स्वस्थ हूँ। मुझे भी आश्चर्य लगता है कि भगवान की बिल्कुल कृपा है आप पे सर। बिहार के इतिहास में 2 व्यक्ति का नाम मेरी नज़रों में 80 वर्ष के बाद, एक आज़ादी से पहले बाबू वीर कुंवर सिंह, जिनको 80 वर्ष के बाद जवानी याद आई थी, और दूसरे वर्तमान परिवेश में धर्मनाथ बाबू 80 वर्ष के बाद भी ललकार रहे हैं। और सर ने जितनी बातें व्यवस्था पे चोट किया, चाहे सरकार हो या विधि संस्थाएं हो, मुझे सर 2 पंक्ति में हम अपने माननीय उद्घाटनकर्ता महोदय से मात्र कहना चाहेंगे कि सुदामा पांडे धूमिल बहुत बड़े कवि रहे हैं और उन्होंने लिखा, एक आदमी रोटी खाता है। माननीय चक्रधारी बाबू से हम विशेष अनुरोध करेंगे सर कि हमारे दोनों पंक्ति को सुन। सुदामा पांडे धूमिल साहब की पंक्ति है कि एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक तीसरा आदमी है जो न रोटी खाता है न बेलता है, वो रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं तीसरा आदमी कौन है? हमारी देश की संसद मौन है। तो ये बातें, और इस बीच में हमारे बीच अतिथिगण आए हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं श्री हरपाल सिंह राणा जी, आप अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन के, और दूसरे अतिथि बगल में बैठे हैं श्री प्रदीप कुमार जी, वरीय अधिवक्ता हैं इलाहाबाद से और सह महासचिव हैं हिंदी सेवा निधि इटावा।
और बहुत सारे अतिथि हैं, नाम लेने में परेशानी है, वक्त हमें इजाज़त नहीं देती। मैं उनके लिए यही कहूँगा, प्रार्थना करूँगा कि ए इज़्ज़ते आसमां के चांद सितारों, अगर तेरा नाम मैं नहीं भी लूँ तो तेरे रोशनी में कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए एक साथ सबों का अभिनंदन, सबों का स्वागत, सबों का खैर मकदम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, आगे का हमारा कार्यक्रम है जो अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति की जो गतिविधि हैं वर्ष भर में और 10 वर्षों में बहुत सारी गतिविधियां हुई हैं। इन तमाम गतिविधि को गागर में सागर भरने के लिए हमारे बीच युवा कार्यकारी अध्यक्ष, एक हमारे 81 साल के और दूसरे हमारे 40 साल के रणविजय जी। क्या रणविजय जी मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही है? ठीक है। यानी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने युवा अधिवक्ता पे विश्वास करते हुए, और जो इनकी कमेटी है, जैसे न्यायार्थी संघ का मैं अध्यक्ष हूँ, तो मुझे भी आप 40 के अंडर 40 मान सकते हैं। यानी टोटल इनकी कमेटी युवाओं की कमेटी है। तो मैं इनको आमंत्रित कर रहा हूँ। कवि प्रदीप ने लिखा, इन शब्दों से मैं तमाम युवाओं का अभिनंदन, स्वागत और उनका हौसला बढ़ाना चाहता हूँ। मैं अपना भी बढ़ाना चाहता हूँ अपने ही शब्दों से। तो रणविजय सिंह को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कवि प्रदीप के शब्दों में, तू आगे बढ़े जा, मौत से लड़े जा, आंधी हो या तूफान, फटता हो आसमान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान। तो हम अपने समिति के कार्यकारी अध्यक्ष और विधि विमर्श पत्रिका के माननीय संपादक, अपने प्यारे मित्र रणविजय बाबू को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि समिति की गतिविधियों की आप चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित तमाम देवियों एवं सज्जनों, 10 सालों का सफर 10 मिनट से कम में भी मैं रखने का प्रयास करूंगा। आज खुशी हो रही है कि जिस समिति का दायित्व, निबंधन कराने का दायित्व हमें मिला था, और इस संस्था का निबंधन कराने के दरमियान कई बार पटना सचिवालय का चक्कर हमें लगाना पड़ा था, और इस संस्था का निबंधन मात्र 10 दिनों में मैं करवाया था। क्योंकि ये संस्था का निबंधन के समय ही हम लोग ने यह डिसीजन लिया था कि हमारी संस्था देश में एकमात्र ऐसी संस्था होगी, भले नाम अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति है, लेकिन मैं काम उन तीनों के लिए करूंगा। हम लोग न्याय दिलाने वाले वर्ग हैं जो अधिवक्ता है, तो न्याय दिलाने वाले, न्याय देने वाले और न्याय पाने वाले, जो हमारे न्यायार्थी सेल के काफ़ी संख्या में लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो सब उपस्थित हैं। इन तीनों यही उद्देश्य के साथ कि तीनों का समस्या का समाधान के लिए हमारी संस्था द्वारा पहल की जाए। और मुझे यह बात कहते हुए खुशी और संतोष हो रहा है कि इस संस्था का पहला महाधिवेशन बिहार स्टेट बार काउंसिल के ब्रज किशोर मेमोरियल हॉल में हुआ था। हम लोग सुगमता की दृष्टि से कई अधिवेशन पटना में किए। तीसरा महाधिवेशन हम लोग को बिहार के पर्यटन एवं ज्ञान की धरती नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल में हुआ था। उस समय मुझे याद है हमारे गुरुदेव जो इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो हमें बराबर मीटिंग में कहा करते हैं कि रणविजय हॉल थोड़ा छोटा कीजिएगा, आजकल के लोगों को समय बड़ा कम मिलता है, आजकल लोग व्यस्त ज़्यादा रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर आप किसी भी काम को अच्छे नियत से करेंगे तो बड़े हॉल भी छोटा पड़ता है। और वो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल में एक्स्ट्रा 200-300 कुर्सियां लगानी पड़ी थी, जिसके गवाह यहाँ के कई साथी हैं जो उस अधिवेशन से हम लोग के साथ जुटे हुए हैं। फिर 5वां अधिवेशन हम लोग पटना में ही अम्रपाली बैंकेट हॉल में किए थे।
छठा अधिवेशन हम लोग को बिहार के बगल में ही जमशेदपुर में हुआ। सातवां और आठवां अधिवेशन संयुक्त रूप से, क्योंकि उस समय कोरोना का पीरियड चल रहा था, लग रहा था दुनिया थम जाएगी, वैसे हालात में भी हम लोग अधिवेशन करने का साहस किए और वो मुजफ्फरपुर जिला सभागार में हुआ था, जिसमें भी पटना उच्च न्यायालय के कई गण्यमान न्यायाधीशगण मौजूद हुए थे। अभी भी जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा जी पटना उच्च न्यायालय में उस पद को सुशोभित कर रहे हैं, वो सारे लोग उसमें थे। और आज खुशी हो रहा है कि तमाम विषम परिस्थितियों के बाद लगन, ठंड, चुनाव, एन केन प्रकार किसी भी हालत में हॉल भरा हुआ है। कई साथी मैं देख रहा हूं दरवाजे पे आ रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं, कोई बात नहीं। वैसे भाई से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, वो ऑनलाइन के माध्यम से हम लोगों को सुन रहे हैं। ये संस्था का कुछ पीछे की बात मैं कहा, अब मैं आप लोग से दो शब्द यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार भावुकता में आदरणीय धर्मनाथ प्रसाद यादव जी ने अपने शब्दों को रखा, कभी कभी ऐसा लगता है भावुक इंसान ही कोई काम करता है। भावना हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, बिना भावना के कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। अगर आप में भावना नहीं है तो आप फिर मशीन हो गए। लेकिन आज के दौर में दिल्ली जैसे शहरों में इतनी संख्या हमें यह ताकत देती है आगे और कुछ करने का। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। अब मैं आप लोगों के बीच जो संस्था की ओर से स्मारिका प्रकाशित हुई और संस्था के माध्यम से ही हम लोग एक बहुत बड़ा कार्य लगातार पिछले 6.5 वर्षों से कर रहे, एक लीगल मैगजीन विधि विमर्श का प्रकाशन हो रहा है। वह सब मैगजीन आप सभी के जो भी रजिस्ट्रेशन के समय बैग मिला है, मैं समझता हूं उसमें मैं पहले से ही डलवा दिया हूं कि आप लोग को सुविधा ना हो। उसे पढ़ेंगे, हम लोग के काफी उद्देश्य आप लोग को उसमें लिपिबद्ध मिल जाएगी। बस अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे सब करते हैं वैसे करने में कभी मजा नहीं है। आपको लोग कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन जीत उसी की होती है। अपने सुनिए, अगर 1000 आदमी भी आपको गलत कहे और आप में कुछ करने का जज्बा हो, आप अग्रसर हो, मैं समझता हूं कि आप वो कार्य करेंगे। और अपना जीवन जब आप दूसरे के लिए समर्पित नहीं करेंगे तो आप चाहे कितने पैसे वाले हो, कितने ज्ञानवान हो, आपको कोई याद नहीं करेगा। अगर मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको इस तरह के संगठन या सामाजिक कार्यों से जुड़ना पड़ेगा। अंत में मैं अपने मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी एवं मंच संचालन कर रहे पृथ्वीराज यदुवंशी जी, शुभांगी पांडे जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी लोकार्पण करवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रणविजय सिंह जी, कार्यकारी अध्यक्ष अधिवक्ता कल्याण समिति। सर दाईं ओर कुर्सियां खाली हैं, कृपया करके बैठने की कृपा करेंगे। इधर इधर सर खाली है, इधर इस साइड, इधर से आ जाइए जी। अब मैं अपने अतिथियों से अनुरोध करना चाहूँगा, अगला कार्यक्रम इस महाधिवेशन के लिए जो हमारे बीच ये छपी है स्मारिका और विधि विमर्श, जिसके संपादक हैं हमारे भाई रणविजय सिंह जी, दोनों पत्रिकाओं का लोकार्पण होना है अपने अतिथियों के हाथों। तो मैं प्रार्थना करता हूं तमाम अतिथियों से, सर आपके सामने डैश पे रखा हुआ है, आप इसे लोकार्पित करने की कृपा करेंगे। हमारे बीच आइए दीजिए, जहाँ नहीं है दिया हुआ आगे में जी जी। विधि विमर्श भी दीजिए, इधर आइए। विधि विमर्श जो विधि पत्रिका है, बिहार की एकमात्र विधि पत्रिका, और जो स्मारिका है 9वें अधिवेशन के अवसर पर जो स्मारिका छपी है, इसका लोकार्पण हो रहा है।
और इस तरह से लोकार्पण हो चुका है। अब मैं आगे महामंत्री महोदय का सोविनियर का भी महामंत्री महोदय का प्रतिवेदन है। उसके बाद हम अपने सम्मानित अतिथियों से उनका उद्गार व्यक्त करवाएंगे। तो महामंत्री का प्रतिवेदन श्री इंद्रदेव प्रसाद राष्ट्रीय संयुक्त सचिव प्रतिवेदन पेश करेंगे। और मैं इंद्रदेव बाबू के लिए कहना चाहूँगा कि जोरदार ताली बजाइए। और मैं इनके लिए कहूँगा कि मत हार जिंदगी से, मत हार जिंदगी से, किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। दिल में हो जोश और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। इंद्रदेव बाबू। मुझे प्रतिवेदन पढ़ना है, मैं प्रतिवेदन पढ़ रहा हूँ। अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के महामंत्री का प्रतिवेदन। 80 के दशक के अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अनवरत संघर्ष कर रहे विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मनाथ प्रसाद यादव जी द्वारा दिनांक 26/11/2016 को अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति का गठन किया गया। समिति का मुख्य उद्देश्य न्याय देने वाले, न्याय दिलाने वाले तथा न्याय पाने वालों के कल्याणार्थ उसकी समस्याओं के समाधान की दिशा में संवैधानिक तरीके से संघर्ष करना है। समिति के गठन के कुछ ही दिनों बाद समिति का निबंधन कराया गया, जिसका निबंधन संख्या 519/2017-18 है। समिति के संस्थापक अध्यक्ष श्री धर्मनाथ प्रसाद यादव जी के कुशल नेतृत्व एवं समर्पित साथियों के बदौलत समिति ने मात्र 1 वर्ष के अल्प समय में ही पूरे बिहार में संगठन को सफलतापूर्वक विस्तार कर अपनी मजबूती उपस्थिति दर्ज किया। समिति के गठन का विस्तार पूरे भारत में किया जाएगा तथा प्रति वर्ष राष्ट्रीय महाधिवेशन आयोजित होगा। इसी क्रम में जिक्र करना चाहूँगा कि समिति ने अपना प्रथम वार्षिक महाधिवेशन दिनांक 23/4/2017 को ब्रजकिशोर मेमोरियल हॉल, बिहार बार काउंसिल भवन, पटना। द्वितीय वार्षिक महाधिवेशन दिनांक 26/11/2018 को उसी ब्रजकिशोर हॉल, पटना। तीसरा वार्षिक महाधिवेशन दिनांक 17/11/2019 अंतर्राष्ट्रीय हॉल, राजगृह। चौथा महाधिवेशन 20/12/2020 को ब्रजकिशोर हॉल, पटना। पाँचवा महाधिवेशन 20/11/2021 को आम्रपाली बैंक्वेट हॉल, पटना।